नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। नरेंद्र मोदी ने जिस दिन बीजेपी के चुनाव अभियान समिति की कमान संभाली, उसी दिन से सवाल उठ रहे थे कि 2014 के लिए मोदी का एजेंडा क्या होगा। इसका जवाब मोदी ने ही दे दिया है। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में मोदी ने टाल ठोक कर कहा है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। गुजरात दंगों के संदर्भ में मोदी ने यह कहकर बवाल भी मचा दिया कि अगर गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आ जाए तो भी दुख होता है। मोदी का कहना है कि गुजरात में जो हुआ उसका दुख तो है, लेकिन अपने किए पर अफसोस नहीं। मोदी ने अपनी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाने वालों को भी ललकारा है। मोदी का कहना है कि वो हिंदू राष्ट्रवादी है और उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। मोदी के बयान की बखिया भी उधेड़ी जाने लगी है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मोदी ने 2014 का अपना एजेंडा तय कर दिया है। नरेंद्र मोदी सियासत की नई मंजिल की तलाश में हैं, तो दूसरी ओर उनके विरोधी अतीत के उन स्याह पन्नों को पलटने में जुटे हैं जिन पर दर्ज सवाल 11 साल से मोदी का पीछा कर रहे हैं। मोदी का नाम जब भी लिया जाता है तो पहला सवाल जहन में यही उभरता है कि क्या मोदी 2002 के गुजरात दंगों के भूत से पीछा छुड़ा पाएंगे। इस सवाल का जवाब मोदी ने अब दिया है, और वो भी पूरी दमदारी के साथ। मोदी ने समाचार एजेंसी राइटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने 2002 में जो किया बिल्कुल ठीक किया। 2002 में जो हुआ, क्या आपको उसका खेद है? मैं आपको बताऊं, भारत के सुप्रीम कोर्ट को आज दुनिया में सबसे अच्छी अदालत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाया और उसमें बड़े बड़े होनहार अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई। एसआईटी की वो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दे दी गई। एक और बात, कोई शख्स अगर हम कार चला रहे हो तो हम ड्राइवर हैं, कोई और कार चला रहा हो और हम पीछे बैठे हों तब भी, अगर कोई कुत्ता भी कार के पहिए के नीचे आ जाए तो दुख होता है कि नहीं? निश्चित तौर पर होता है। मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं, अगर मैं इंसान हूं और कहीं भी कुछ बुरा हो तो दुख होना स्वाभाविक है। अब तक हमें महसूस होता है कि उचित कदम उठाने के लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन क्या आप मानते हैं कि 2002 में आपने ठीक किया? बिल्कुल। परमात्मा ने जितनी बुद्धि दी है, जितना अनुभव मेरे पास था और मेरे पास उस हालात में जो कुछ उपलब्ध था उतना किया। इसी बात की जांच एसआईटी ने की थी। मोदी पर एक बड़ा आरोप उनकी कट्टर हिंदूवादी सोच को लेकर भी लगता रहा है। मोदी ने इसका जवाब भी डंके की चोट पर दिया। I am a nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. I am a born Hindu. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. As far as progressive, development-oriented, workaholic, whatever they say, this is what they say. So there is no contradiction between two. मोदी पर एक आरोप और लगता रहा है, वो ये कि मोदी दबंगई की राजनीति करते हैं, अधिकारवादी हैं। मोदी ने इसे भी अपनी खूबी करार दिया। अगर आप खुद को नेता कहते हैं तो फिर आपको फैसले लेने होते हैं। अगर आप निर्णायक सोच वाले हैं तभी आपको नेता बनने का मौका मिलता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोग नेता के तौर पर ऐसे ही इंसान को पसंद करते हैं, ये नेता का गुण है, ये नकारात्मक नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई आदमी दबंगई करता है तो वो इतने साल तक सरकार कैसे चला लेता है? बिना टीम की सहायता के आप सफल कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि गुजरात की सफलता मोदी की सफलता नहीं है, ये टीम गुजरात की सफलता है। मोदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। मोदी ने इसका जवाब भी अपने फलसफे के साथ दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र की ताकत आलोचना में निहित है। अगर कोई आलोचना नहीं होती है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र नहीं है, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आलोचना स्वीकार करनी होती है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैं आलोचना को आमंत्रण देता हूं, लेकिन मैं आरोपों के खिलाफ हूं। आलोचना और आरोप में बहुत अंतर होता है। आलोचना के लिए आपको शोध करना होता है, चीजों की तुलना करनी होती है, आपको आंकड़ों और तथ्यों के साथ बात करनी होती है, तभी आप आलोचना कर सकते हैं। अब कोई भी इतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए आसान तरीका है कि आप आरोप लगा दीजिए।
लोकतंत्र में आरोप लगाने से चीजें नहीं सुधरेंगी, इसलिए मैं आरोपों के खिलाफ हूं, लेकिन मैं आलोचना का हमेशा स्वागत करता हूं। मोदी को बीजेपी पीएम पद का दावेदार बनाएगी या नहीं, इस सवाल का जवाब बीजेपी ने अब तक खुलकर नहीं दिया है। मोदी ने भी इंटरव्यू में गोलमोल बातें ही कही। मोदी का कहना था कि वो कभी कुछ बनने का ख्वाब नहीं देखते, लेकिन मोदी ने गुजरात दंगों में अपनी भूमिका से लेकर हिंदूवादी सोच पर जो बयान दिए हैं, उससे साफ है कि मिशन 2014 में मोदी का एजेंडा वही होगा जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या मोदी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, इस पर हम बात करेंगे। बड़ी बहस हमारी यही है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गुजरात दंगों की तुलना करते हुए उन्होंने जो कुत्ते के बच्चे के कार के नीचे आ जाने की बात कही है, क्या वो तुलना सही है? क्या उस तुलना को जायज ठहराया जा सकता है? क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां उस पर उनसे माफी की मांग कर रही हैं। हमारी बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, हमारे साथ अर्जुन मोरवाड़िया साहब हैं जो कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कैप्टन अभिमन्यु राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं साबिर अली साहब जनता दल यूनाइटेड के, हमारे साथ मौलाना अतहर हुसैन साहब हैं, धर्मगुरु हैं। हम इन तमाम चीजों पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मोदी ने अपने इस इंटरव्यू के बाद ट्विटर पर क्या कहा है। मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, हमारी संस्कृति में जीवन के हर रूप का मोल है और उसकी पूजा की जाती है। रॉयटर्स को दिया मेरा इंटरव्यू, उन्होंने उसका एक एड्रेस दिया है, पर जनता ही सबसे अच्छी न्यायाधीश है। यानी वो चाहते हैं जनता इस इंटरव्यू को पढ़े और उन्हें जज करे। यानी इस इंटरव्यू में उन्हें कहीं कोई गलती, कहीं कोई खामी नजर नहीं आती, लेकिन तमाम विपक्षी दलों को ये खामी नजर आती है, इसीलिए वो मोदी से माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट की घोर निंदा करती है। जिस प्रकार से 2002 के अंदर सांप्रदायिक हिंसा के अंदर हजारों लोगों की जाने गई और जो तुलना का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। सभ्य भारत के अंदर इस प्रकार की तुलना की कोई जगह नहीं है। यह भारत की सोच के ठीक विपरीत है। जिस प्रकार की तुलना और जिस प्रकार की मानसिकता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस बयान को दिया है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और ये उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है कि जो इस प्रकार की तुलना भी कर सकते हैं, सोच भी इस प्रकार की तुलना के बारे में सोच भी सकते हैं, ये उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। दर्द उसको होता है जो गाड़ी में पीछे बैठ के ड्राइवर को कहता है कि तुम हिफाजत से चलो, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा हादसा हो जाए कि किसी की मौत हो जाए। ये जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने कौन सी हिफाजत दिखाई? और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया। कहां बहाल किया? ये तो कोशिश, ये तो एफआईआर भी नहीं लॉन्च होने देते अपने प्रदेश में। जो उसके लिए दोषी चाहे जितना बड़ा व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक राष्ट्रवादिता कहलाएगी। ये एक सरकार का कर्तव्य जो होता है, और निष्पक्ष जांच इसी को कहते हैं। अब ये तो उनका अहंकार है। हमें तो आलोचना भी पसंद है, आरोप भी पसंद है। हमको कोई अहंकार नहीं पसंद है। और राजनीति में बड़ा व्यक्ति वो होता है जो आलोचना आरोप दोनों स्वीकार करे और उनको एक धर्म के रूप में, उसको एक जीवन का लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके उस आलोचना और उस आरोपों का आत्मचिंतन करे। आत्मचिंतन के साथ अगर उनको ठीक करने का प्रयास करेगा। कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उनका जो दिमाग है, उसी वजह से हम लोगों को एनडीए से बाहर निकलना पड़ा। नरेंद्र मोदी एक माने चिंताजनक नेता के रूप में इस देश में उभर रहे हैं। हमको तो खैर कहीं से उम्मीद नहीं है कि इस देश का विवेक जो है वो इतना माने कमजोर है कि नरेंद्र मोदी जैसे समाज को बांटने वाले व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा दे।
बांटने वाला व्यक्ति, विभाजनकारी व्यक्ति। लेकिन मोदी अपने आप को जैसा है वैसा मानते हैं। उनका कहना है मैं जैसा हूं वैसा हूं। और आज तक गुजरात में जो हुआ है वो टीम गुजरात की जीत है। लेकिन क्या गुजरात दंगों में जो दर्द लोगों ने सहे, उस दुख की तुलना एक कुत्ते के बच्चे के कार के नीचे आ जाने से करना क्या ठीक है? इस पर भी हम बहस करेंगे। और पहला सवाल कैप्टन अभिमन्यु से है। कैप्टन अभिमन्यु, क्या ये तुलना ठीक है? दीपक जी, नरेंद्र मोदी जी ने जो आज कहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने गुजरात के दंगों में जो कुछ हुआ, जो लोग मारे गए, उनके ऊपर अपना बड़ा गहरा दुख व्यक्त किया है। और उनकी भावना को हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से संकेत दिया है कि गुजरात के दंगों में मारे जाने वाले लोग न हिंदू थे न मुसलमान थे, वो केवल इंसान थे। और उन्होंने अपनी दुख की अभिव्यक्ति उससे आगे बढ़कर के की है कि अगर अपनी कार के नीचे भी अगर कोई पशु भी आ जाए तो भी आदमी को दुख होता है। तो मुख्यमंत्री के नाते मेरे पूरे प्रयास जितनी परमात्मा ने शक्ति दी है, उस सब के बावजूद भी उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भाई मारे गए, तो स्वाभाविक तौर पर उनको दुख है, उस कष्ट की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने अपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना एजेंडा घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की राजनीति को एक नया एजेंडा दिया है। गुजरात के विकास के मॉडल के आधार पर भारत की राजनीति की चर्चा के केंद्र में जो वोट बैंक की सांप्रदायिक दृष्टि से जो राजनीति होती थी, उसके बदले में सुशासन और विकास का मॉडल उन्होंने दिया है। ये कांग्रेस के लोग किस मुंह से बात करते हैं, मुझे हैरानी होती है। अजय माकन साहब बात कर रहे हैं। अजय माकन साहब के स्वयं के अपने परिवार से सिख दंगों में उनके ललित माकन जी उन पर आरोप लगे थे कि वो 1984 के अंदर हजारों सिखों की नृशंस हत्या हुई। आज तक कांग्रेस ने उसके लिए माफी नहीं मांगी। जिन सिखों की हत्या हुई उनके ऊपर दंगों की माफी मांगने किसको भेजा गया? एक सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। हम कांग्रेस के इस कुत्सित प्रयास की निंदा करते हैं जो नरेंद्र मोदी जी के बयान की मूल भावना को न समझ करके उनके बयान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अगर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अवल अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं और मैं भारतीय हूं, तो अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी अगर कहे कि मैं हिंदू हूं, राष्ट्रवादी हूं, तो ये इसकी निंदा होती है। चलिए एक एक पॉइंट पर कैप्टन साहब, जान की बधाई देते हैं। कैप्टन साहब एक एक पॉइंट जैसी बहुत वक्त है हमारे पास। सृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजर वैसे नजारे, जैसी नजर वैसे नजारे। इसी पॉइंट पर जवाब लेते हैं अर्जुन मोरवाड़िया जी से। अर्जुन मोरवाड़िया जी, जो तुलना की गई है गुजरात दंगों की कि अगर कार के नीचे कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है तो भी आदमी को दुख होता है, ये तुलना किस मन और किस मानसिकता से मोदी जी ने की होगी? एक संवेदनशील मानसिकता से? कितना भी छुपाया जाए, लेकिन जो मन में अंदर जो पड़ा हुआ है वो कभी ही बाहर आ जाता है। 2002 हो या उसके बाद फेक एनकाउंटर हो या अपने ही साथी हरेन पंड्या की हत्या हो, उसी सभी समय मोदी जी ने यही माना है कि भाई एक कुत्ते का बच्चा नीचे आ गया और चला गया। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, 2002 की बात छोड़िए, फेक एनकाउंटर की बात छोड़िए, लेकिन जब हरेन पंड्या की हत्या हुई थी, बाद उनका बेसना उसकी प्रार्थना सभा रखी थी। मोदी जी ये चाहते थे कि उसकी प्रार्थना सभा में कोई न जाए, इसलिए उन्होंने पैरेलल उसी समय विधानसभा पक्ष की मीटिंग बुलाई और प्रार्थना सभा पूरी नहीं हुई तब तक कोई एमएलए को वहां जाने नहीं दिया। ये उनकी मानसिकता है। और मुझे अफसोस ये बात का है कि आज अभिमन्यु जी यहां आए हैं, बहुत चिल्ला के बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय 2002 के समय में वाजपेयी जी यहां आए थे। उन्होंने यहां आके कहा था कि मोदी जी ने राजधर्म नहीं बचाया, लेकिन उस समय भी उनकी बात नहीं सुनी गई और इसकी वजह से आज मोदी जी का स्टेच्यू इतना बढ़ गया है कि उस समय वाजपेयी नहीं रोक पाते, तो अभिमन्यु जी तो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता है, उसकी कोई हिम्मत नहीं है। मोदी जी इतना बड़े फंड मैनेजर बन चुके हैं आज भाजपा के कि वो उसके लिए अनिवार्य बन गए हैं। और मैं भाजपा को और मोदी जी की बात करता हूं
कि वो समय समय पर कलर बदलते हैं। जन नेता बन गए हैं। 90 के दशक में उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, 99 से 2004 तक कहा कि वो हमारे एजेंडा में नहीं है, फिर से एजेंडा में आ गए। बीच में वो मोहम्मद अली जिन्ना को महान सेक्युलर कहने लगे और गुजरात में उन्होंने ये सद्भावना मिशन शुरू किया। फिर से आज वोटों की राजनीति करनी है तो मोदी जी ने असली चेहरा अपना बाहर ला दिया है। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि समय समय पर कलर बदलने से ये आदमी नहीं बदल जाता। मोदी जी वही मोदी जी है, पहले वाले मोदी जी। चाहे वो सद्भावना करे, चाहे वो अडवाणी जी को पांव छुए या आज अडवाणी जी को अपने गुरु होने के बात करते हैं, लेकिन वो उससे दूर कर दे। लेकिन असली चेहरा है कि खुर्शी के लिए और राजनीति के लिए, वोट के लिए कुछ भी करेंगे। कभी मोगाम्बो ये सद्भावना भी करेंगे, कभी मोदी जी अडवाणी जी का पांव भी छुएंगे और अपने गुरु के छाती पर बैठकर वो बड़ी खुर्सी का सपना भी देखेंगे। लेकिन वो सपना ही रह जाएंगे, क्योंकि अभी 2002 और 2014 के बीच में भारी अंतर हो चुका है और उसके बीच में मोदी जी का असली चेहरा है वो देश और दुनिया के सामने आ गया है। तो फिर से जनता को आंख में धूल ना कर उसको वैसी तरह चीट नहीं किया जा सकता। कैप्टन अभिमन्यु, आप अकेले डिफेंड करने वाले, फिर आपके पास आऊंगा, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। ये मोदी जी का असली चेहरा है, ये मोदी जी का 2014 का एजेंडा है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी हूं और 2002 में मैंने जो कुछ किया वो ठीक किया। दुख भी जताते हैं तो कुत्ते के बच्चे की बात करके। दीपक जी, अर्जुन मोढवाडिया साहब को मोदी फोबिया हो गया है। पिछले 5 मिनट में अपनी तकरीर में उन्होंने 50 बार मोदी जी का नाम लिया है। उनको गुजरात की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है और बार बार नरेंद्र मोदी जी के विकास और सुशासन के मॉडल को स्वीकार करते हुए उनके नेतृत्व में गुजरात में सरकार बनाई है। और आज उसी विकास का ये कारण, उसका परिणाम है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आपके ओपिनियन पोल में भी आज तक और दूसरे और अन्य चैनल्स के ओपिनियन पोल जो सामने आए हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और उसका कारण उनका सुशासन और विकास है। भारत की राजनीति की चर्चा के केंद्र में सुशासन और विकास अगर आया है तो वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की नेतृत्व की सरकारों के कारण आया है। ये कांग्रेस अब बौखला गई है, ये घबरा गई है कि किस प्रकार से इनके खिलाफ इतना जबरदस्त जनाक्रोश है। इनके कुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार, राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर पूरी तरह फेल हो जाने के कारण रुपया गिर रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है, उत्तराखंड में फेल हो गए हैं और नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इनको लगता है कि अब आने वाले समय में इनकी सरकार नहीं आ रही, तो अब सांप्रदायिकता का ये एक खेल खेलना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक भय पैदा करना चाहते हैं। एक उनके इस पूरे इंटरव्यू में करप्शन, महंगाई, किसी की कोई बात नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु, इस पूरे इंटरव्यू में महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन कोई बात नहीं है। हाँ, उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की है, गुजरात के विकास की बात की है, लेकिन मोदी जी अगर विख्यात है तो वो कुख्यात भी हैं। ये भी याद रखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं आप पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास चलता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या मोदी जी ने अपना एजेंडा 2014 का सेट कर दिया है? नहीं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात से, तब से उनका एजेंडा सेट है और सबको पता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। उस एजेंडे को बार बार वो पुनर्जीवित करते रहते हैं, फिर एक बार पुनर्जीवित किया है। उनके पास कोई और उपलब्धि नहीं है। वो एक आडंबर बनाते हैं, एक पर्दा बनाते हैं, गुजरात मॉडल, फना धमाका मैनेजमेंट करके, लेकिन उनका सिर्फ यही उपलब्धि है जो उन्होंने कहा है। हम एक पॉलिटिकल आदमी हैं, पिछले काफी दिनों से ये सोच रहे थे कि बीजेपी एक अल्पसंख्यकों पे विजन डॉक्यूमेंट ला रही है, रमजान का समय आया है और बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग कुछ उसमें खेद प्रकट करें, कुछ दुख प्रकट करें, कुछ कहें कि मरहम लगाने की बात करें। जो लोग बहुत जोर शोर से दावे कर रहे थे बीजेपी के लोग कि हम विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, लेकिन दिख गया जो एजेंडा है वो सामने फिर एक बार आ गया। जो इनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की, जो आजादी के पहले से गोलवलकर साहब ने जिस आरएसएस की नींव रखी थी, जिस विचारधारा पे,
जो बार बार कहते थे वो 3 शब्द मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं, वो विचारधारा दिख गई। अब उसी विचारधारा पे ये चल रहे हैं। ये कहते हैं मैं हिंदू हूं। कौन कहेगा कि ये हिंदू की भाषा है? ये कभी हिंदू और इस देश के लोगों की भाषा नहीं है। ये अगर हमारे मन से, वचन से, कर्म से किसी के प्रति ऐसे अपशब्द निकलते हैं, ऐसे भाव निकलते हैं कि उसको क्लेश और कष्ट होता है, तो ये कौन सा हिंदू है? राष्ट्रभक्त तो हर कोई है। जो मुसलमान है, जो भी यहां पैदा हुआ हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान का राष्ट्रभक्त है। ये क्यों बार बार सफाई देते हैं? क्योंकि इनमें वो फीलिंग्स नहीं है। हमारे यहां पूरब में दीपक जी बार बार कहा गया है कि आप पद और पैसा बहुत जल्दी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार उतनी जल्दी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये राजनीति, ऐसे लोग इस देश की संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। इनके ये सोच, इनकी ये विचारधारा सब पहचान रहे हैं लोग। चलिए, पहचान रहे हैं तो ये पहचान कैप्टन अभिमन्यु से भी पूछेंगे, साबिर अली जी से भी पूछेंगे। पहले हम चलते हैं साबिर अली जी के पास। साबिर अली जी, मोदी जी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आपने इंडिया गठबंधन तोड़ा था? देखिए दीपक जी, हम लोगों ने पहले कहे कि इनके जो जहन है, जो मानसिकता है, पहले उसी को देखना होगा। और बहुत इसमें आश्चर्यजनक बात उन्होंने नहीं कही। वो बात कही जो उनकी जहन दर्शाती है, जो उनका कार्यकाल रहा है जिस वक्त से 2002 से जब उनके हाथ में सत्ता आया 2000 में, और आज तक जो उनके काम करने का तरीका रहा है। और लोग कहता है, गुजरात की बहुत से लोग व्याख्या करते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी डोमिनेटेड भी 32 में से 30 सीट जीत गए, 26 सीट गए। इस सुनते सुनते मैं गुजरात जाके मैं पता किया कि किस तरह के मामला थे। तो आज मैं बता दूं कि गुजरात में लोग खौफ की जिंदगी गुजर कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है। आज किसी का पलायन करना इतना आसान नहीं है। जिसकी नस्ल दर नस्ल वहां रह गई, उसको धरती से प्यार है, तो कहता है कि जब रहना है समंदर में तो मगरमच्छ से बैर क्यों कर। लोग डर के अगर वोट देते हैं तो उसका भी ढिढोरा पीटना नहीं छोड़ते। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। आज जो मुद्दा है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इनकी जो मानसिकता है, जो सोच है, जो कार्यकलाप है, यही वजह थी कि 2005 में जब हम लोग सत्ता में आए, इनके साथ रहकर 8 साल 8 महीना भी नहीं, 8 हफ्ते नहीं, 8 दिन नहीं, 8 साल नरेंद्र मोदी जी को बिहार के धरती पर हम लोगों ने प्रचार करने का मौका नहीं दिया, रोक के रखा। कहा किसी कीमत पर नहीं, चूंकि हमें पता था। और ये हमको कहते रहे कि हम लोग इनके बड़े नेता, इस पे डिबेट रखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इनके बड़े नेताओं में से एक दो नहीं, अनेकों लोग कहते रहे कि किसी कीमत पे नरेंद्र मोदी के दिल्ली के धरती पर उनका आगमन नहीं होने देंगे। लेकिन पहले भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूं कि 2 खूबी बहुत बड़ी उनके अंदर, वो ये है, नंबर 1 कि मनी पुलर हैं। पैसा बहुत, दो बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं ले चाहता हूं गुजरात में। जब वो सत्ता में आए तो 350 करोड़ उनकी बजट थी, आज 1 लाख करोड़ के ऊपर चली गई। एक ऐसी कंपनी है। कौन से देश में उन्होंने काम कर लिया? क्या देश की संपदा उस कंपनी के पास चली आई, खदान आ गई कि एक उन्होंने क्या उनका अपना तेल का कंपनी खोल दिया और कुएं से निकाल दी कि बेच के इतना पैसा आ गया, उस कंपनी का नाम की जरूरत भी पड़ेगी तो खोल देंगे। 350 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़, ये मैं नहीं कहता हूं, ये बुक कहता है उनके कारनामे। मैं उससे भी आगे आता हूं कि जो कहते हैं कि तरक्की की बात और भ्रष्टाचार की नहीं बात कर सकते, ये आएंगे उसी मुद्दा पर जो मुद्दा पहले आजमाई जा चुकी है। हम लोगों को पता था, और हम लोग जब ही गोवा का हुआ तो उसी हम लोग कहे कि इनका आंतरिक मामला है, लेकिन उसके दूसरे दिन जिस तरह इनका बॉडी लैंग्वेज बोलने लगा, इसलिए हम लोगों को लाइन लेना पड़ा। चलिए ठीक है, आपने लाइन ले ली, आपने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। जी का आशीर्वाद मानकर सुन लीजिए, एक सेकंड कि मैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक शब्द कि आडवाणी जी का आशीर्वाद पाके मैं कृतज्ञ हो गया। जो आदमी बागडोर देश का लेना चाहता है, वो शुरुआत झूठ से करता है। 2 घंटे के बाद आडवाणी जी ने अपने लेटर में अपने बातों को कह दिया, तो उस आदमी पे कैसे भरोसा किया जाता है? जो आपके चैनल पे, इस देश के जितनी बड़ी चैनल है, सब एक ही लाइन चल रहा था कि आडवाणी जी का आशीर्वाद पाके मैं कृतज्ञ हो गया। आडवाणी जी 4 घंटे के बाद कहते हैं लेटर के जरिए कि मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो फासिस्ट है। आडवाणी जी ने अपना ऐसे लेटर में मोदी का नाम नहीं लिया था।
साबिर अली जी, मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर मैं मौलाना अतहर हुसैन के पास जाना चाहूंगा। मौलाना अतहर हुसैन साहब, बड़ी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, आप कह दीजिए किसके बारे में लेटर था, बता दीजिए आप। नहीं, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में लिखा था, किसी एक नेता का नाम नहीं लिया था, किसी एक नेता का नाम नहीं लिया था। अरे तो किसको महिमा मंडित किया गया था? उन्होंने किसको महिमा मंडित किया गया था उससे एक दिन पहले? चलिए, कैप्टन अभिमन्यु से भी जवाब ले लेंगे, लेकिन एक क्विक कमेंट मौलाना अतहर हुसैन से। मौलाना साहब, क्या मोदी जी का जो कंपैरिजन आज का है वो क्या ठीक लगा है, और अब आप मोदी जी को माफ कर देंगे? देखिए, मोदी जी को मैंने कल भी कहा और मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि मोदी को इतनी संजीदगी से लेने की कोई जरूरत नहीं थी, और भारतीय समाज ने कभी उनको इतनी संजीदगी से नहीं लिया है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मुझको समय देंगे। मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक दिशाहीन नेता है जिन्होंने शायद रामायण को भी कभी नहीं पढ़ा है। अगर वो रामायण पढ़ते तो उनको मालूम होता कि रामायण के अंदर बाली के वध के बाद जब भगवान राम के जो कुछ भी उस वक्त कहा गया कि मुझको आपने बैरी मान के क्यों वध किया, तो राम भी वहां कुछ नहीं बोले। अगर वो रामायण पढ़ते तो उनको मालूम होना चाहिए कि रावण के वध के बाद भगवान राम ने किस तरीके से उनके भाई विभूषण से कहा था कि इनकी अंतिम क्रिया जो है वो साथ संस्कार के साथ होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से अपने धर्म को नहीं जानता हो, भारत की संस्कृति को ना जानता हो, अगर वो किसी समुदाय, किसी इंसान को, जिस इंसान को हर धर्म में कहा गया कि मनुष्य ही सबसे ऊंचा है, उसी में अवतार आते हैं, उसी में पैगंबर आए हैं, उसी में सूफी संत आए हैं, अगर वो किसी कुत्ते से उसकी तुलना करता है तो उस व्यक्ति की तुच्छ सोच को हम समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति किस सोच का है। ठीक है मौलाना साहब, इसका जवाब ले लेते हैं, हमारे लिए इसका जवाब ले लेते हैं पहले बीजेपी से। ये मोदी जी की तुच्छ सोच है कैप्टन अभिमन्यु, तुच्छ सोच। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु ये सोचते हैं कि ये मोदी जी की तुच्छ सोच है, छोटी सोच। मैं किसी धर्म गुरु की किसी बात पर कोई अलग टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने तुलना नहीं की है, तुलना उसको इंटरप्रेट करने वाले लोग कर रहे हैं। कौन उन इंसानों के साथ में ये दुर्व्यवहार कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने सहज रूप से अपनी बात की व्याख्या करते हुए ये कहा कि कोई पशु भी कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है, लेकिन उस पशु की तुलना इंसानों के साथ कौन कर रहा है? यहां पर बैठे हुए लोग या अन्य विपक्षी लोग जो मोदी जी के नाम से घबराते हैं, वो ये तुलना करके वो उनका अपमान कर रहे हैं, उन इंसानों का जिनका उनको नहीं करना चाहिए, इनकी निंदा की जानी चाहिए इस बात के लिए। और जो मेरे मित्र बात करना चाहते हैं कांग्रेस के, जरा सिख दंगों की भी याद कर लीजिए, 10,000 से ज्यादा लोग सिख मारे गए। मैं अभिमन्यु, वहां पर राजीव गांधी जी ने क्या टिप्पणी की? अभिमन्यु जी, राजीव जी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, और इस प्रकार से अनेकों लोग उसके अंदर मर सकते हैं। तब जाकर के इतना बड़ा बवाल, इतने लंबे 15-20 साल तक हिंदुस्तान जलता रहा, पंजाब जलता रहा। अभिमन्यु जी, मैं इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे आदर के जी वो यही कह रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस की तरफ है। मैं सीधे सवाल अर्जुन मोरवाड़िया जी के पास ले जाऊंगा। अर्जुन मोरवाड़िया जी, अगर उन पर 2002 के दंगों का दाग है तो 1984 का दाग आप लोगों पर भी है। देखो, दंगे, मैं ये नहीं कहता कि 2002 के बाद भी गुजरात में दंगे नहीं हुए और 2002 के पहले भी नहीं हुए, लेकिन 2002 का दंगा ही ऐसा था कि जिसका प्लानिंग, जिसकी साजिश उस समय की गुजरात सरकार और उसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने किया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि उन्होंने राजधर्म नहीं निभाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि जब गुजरात जल रहा था तब गुजरात मॉडर्न डे इज नीरो आइंग एल्सवेयर। और इतना ही नहीं, मैं जस्टिस, आप बाद में बात जो करना है करिए, मैंने आपको आदर से सुना है। और इतना ही नहीं, गुजरात के गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी जो बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने भी ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने इंटेंशनली दंगा होने दिया। और इतना ही नहीं, बहुत सारे जो आज जो बोलने वाले हैं उन्होंने उस समय किए थे यही बात। और ये बात आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर वाले लोग जो आज जेल में बैठे हैं वो कहते हैं कि हमें जेल में बंद कर दिया, और वो खुद गादी पर बैठ गए और अपने कह दिया कि मेरा उसमें जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन ये 2002 का दंगा के लिए
मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी खुद भी उनके लिए जिम्मेदार मानती थी। इसलिए ही 2002 में जो गोवा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया था कि मोदी जी का रेजिग्नेशन लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आडवाणी जी ने ही ये उसकी जो डिसीजन था उसकी वर्किंग कमेटी का वो उल्टा कर दिया, और उसी का फल आज आडवाणी जी खुद भुगत रहे हैं। नंबर 2, दूसरी बात, अभिमन्यु जी ने बहुत भ्रष्टाचार के बारे में भी कही, लेकिन मैं बताता हूं अभिमन्यु जी, सारे देश में कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी तो जिसके मिनिस्टर को 3 साल की सजा हुई हो और वो मिनिस्ट्री में हो। आज बाबू बोखिरिया 3 साल की सजा हुई, कोर्ट ने उसको दोषी माना और उनके बाद भी वो मिनिस्ट्री में है। यहां एफआईआर तो कई मिनिस्टर के सामने है और वहां है, लेकिन आज 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है मोदी जी ने 17 स्कैम में। 42,000 करोड़ का स्कैम केग ने निकाला है। तो भी आपके मुख्यमंत्री यहां के पवित्र, यहां लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट 8 साल से नहीं होने दी है, तो भी आपका गुड गवर्नेंस क्यों कि आपका वो सबसे बड़ा फंड मैनेजर है। जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो आडवाणी जी ने कहा कि गुजरात मॉडल फेल है, शिवराज सिंह जो चौहान है उनका मॉडल ठीक है, और मोदी जी आडवाणी जी गुजरात में से चुने हुए सांसद है। किसको आप सच्चा मानेंगे? किसको सच्चा मानेंगे? कैप्टन अभिमन्यु, किसको सच्चा मानेंगे आप? तो उनकी बात सच्ची मानते हैं? आडवाणी जी को सच्चा मानेंगे या मोदी जी को सच्चा मानेंगे? साल से चुने जाते हैं, और उन्होंने कहा कि गुजरात तो पहले से ही समृद्ध था, इसलिए यहाँ कुछ बढ़ाया समृद्धि, उसमें कोई नई बात नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु से जवाब ले लेते हैं अर्जुन मोरवाड़े जी। मॉडल आपका सही कि हरेन पंड्या की वो हत्या करवा सकते हैं, वो संजय जोशी की सब्सिडी बनवा सकते हैं, वो अपने साथी केशुभाई पटेल से लेकर काशीराम राणा जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापक थे उनको पार्टी के बाहर कर सकते हैं, और आडवाणी जी जो उनके एक समय के गुरु थे, जिनकी वजह से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, वो उसका अपमान कर सकते हैं। वो मॉडल अगर आपको पसंद है तो वो आपको मुबारक, और उससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि आदमी को कुत्ते के साथ तुलना करें, वो आदमी की मानसिकता क्या, अगर वो बड़ा प्रधान पद के बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मैं नहीं मानता कि कभी भी बीजेपी शासन में आएगी, वो तो सपना है, सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लोग उनको ये सोचते हैं तो मैं मानता हूं कि बीजेपी को भगवान राम भी नहीं बचा पाएगा। चलिए कैप्टन अभिमन्यु के पास चलेंगे। कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी को इस हालत में नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू के बाद भगवान राम भी नहीं बचा सकते। आपके कानून मंत्री पकड़े जाते हैं कि दोषियों को बचाने के आरोप में आपके कानून मंत्री पकड़े जाते हैं। आपका रेजिग्नेशन दे दिया, यहाँ तो पड़े हैं, रेजिग्नेशन दे दिया, पकड़ा जाता है। ये क्या है, ये फ्रॉडगिरी फैलाया पड़ा है ये आदमी। कौन करता है इस हिंदुस्तान के अंदर, वो पूरे देश की जनता जानती है। अर्जुन मोरवाड़िया साहब, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, और राजधर्म का पालन नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस बात की पुष्टि। लेकिन उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कैप्टन अभिमन्यु, आपको याद होगा उस रात में उसी हॉल में अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद था। मैं खुद उसका विटनेस हूं। अटल जी ने किस अंदाज में कहा था, राजधर्म निभाइए आप, और मोदी जी ने खिसिया कर कहा था वही तो कर रहा हूं। सवाल ये है, उस वक्त के अटल जी जैसे कद के प्रधानमंत्री को ये कहने की जरूरत मोदी को क्यों पड़ी? इसका जवाब दीजिए आप। दीपक एक मिनट, कैप्टन अभिमन्यु से जवाब ले लूं मैं। कैप्टन अभिमन्यु से जवाब ले लूं मैं। नेता के नाते अपने मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और उस मुख्यमंत्री के नाते अपने नेता की और प्रधानमंत्री की बात सुन करके उस पर अमल करने का विश्वास दिलाना नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य था। उन्होंने दोनों ने अपने कर्तव्य को निभाने का काम किया, और हमें गर्व है उन्होंने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया। यही कांग्रेस पार्टी के राज में असम के अंदर दंगे होते हैं, बिहार में कितने दंगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आज भी दंगे होते हैं, गुजरात में इतिहास में कितने दंगे हुए हैं, कितने इंसानों का बात सुन रहा है,
कितनी इंक्वायरी रिपोर्ट इस बात की ताकीद करती है कि कांग्रेस के लोगों ने वोट की राजनीति करने के लिए इस देश में दंगे मौलाना साहब आता हूँ आपके पास, एक मिनट की नीति पर चल करके इस देश के अंदर 66 में से 59 साल राज किया है। आज भी सांप्रदायिकता की राजनीति करते हुए ये देश के अंदर विभाजन के नए वातावरण को पैदा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नए और विभाजन की स्थिति नहीं आने देगी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास के एजेंडा को लेकर के आज आगे चली है और हमें फक्र है नरेंद्र मोदी जी पर कि गुजरात के अंदर जो उन्होंने सुशासन और विकास करके दिखाया है, उस मॉडल को लेकर के जिसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे देश के अंदर निकले हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले आपका जवाब। साबिर अली जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अखिलेश जी, अटल जी ने क्या पथ प्रदर्शन और सलाह दी थी या डांटा था, या अटल जी उन दागों को धोना चाहते थे? ये जो बोलो है, आपने केवल उसको वोट बैंक माना है। आज वो आपकी असलियत को जान चुका है, आपकी होड़ को समझ रहा है और आने वाले समय में वो जानता है कि सुशासन और विकास कौन दे सकता है और वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में निश्चित तौर पर अपने मत की अभिव्यक्ति करेगा। आप कितने ही आप प्रयास कर लीजिए, आपके प्रयासों को विफल करने का काम करेगा। वे साबिर भाई से भी बड़ी विनम्रता से, साबिर भाई हमारे साथी रहे, हमारे सहयोगी रहे। साबिर भाई, आपने आज हमारा साथ छोड़ा है। आपको बिहार के चुनाव में या आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव के परिणाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस दृष्टि से ये आपने जो संबंध को तोड़ने का काम किया, उन्हीं लोगों ने आपको नकारने का काम किया। आने वाला समय इतिहास के अंदर ये बात दर्ज होगी, इतिहास के अंदर ये बात दर्ज होगी। लेकिन मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीमंत पुरोहित इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। धीमंत, जो कुछ बातें नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में कही है, वो कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन 2002 के दंगों की बात करते हुए एक कुत्ते के बच्चे के कार के नीचे आ जाने से अपने दुख की तुलना करना, क्या ये मोदी का नपा नपाया पैंतरा है या जानबूझकर एक ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसके बदले वो डिवाइड पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं? दीपक, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को समझने के लिए अब हमें एक नई डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। अगर 1000 बेगुनाह लोगों की मौत मोदी के लिए सही है तो फिर उनके लिए गलत क्या है, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो मैं समझा नहीं सकती। जहां तक उनकी तुलना की बात है, कार के नीचे कुचलकर मारे गए कुत्ते और दंगों में मारे गए 1000 बेगुनाह लोगों की, मुझे लगता है एक विडंबना कह सकते हैं भारतीय राजनीति की। एक छोटा मोटा नेता भी पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये बात कह रहा है। दीपक, आप भी जानते हैं कि गुजरात शुरू से संघ की प्रयोगशाला रहा है। मोदी को यहाँ एक प्रयोग के तौर पे लाया गया है और अब मोदी खुद प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे आपने कहा ऐसे ही मोदी का एक टेस्ट फायर है। उन्होंने सद्भावना का टेस्ट फायर किया, नफा नुकसान देखा, गिनती कर ली। उन्होंने एक सूफी मौलाना की टोपी ठुकराई, उनका भी नफा नुकसान देख लिया। कभी इफ्तार की पार्टी नहीं दी मुसलमानों को और अब अचानक रमजान पर मुबारकबादी दे दी, ये भी टेस्ट फायर था। और लेटेस्ट टेस्ट फायर कह सकते हैं जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। पर ये उनका आखिरी टेस्ट फायर नहीं है, मैं मानता हूं साफ तौर पे। आखिरी फायर के लिए तो मैं इंतजार करना होगा चुनाव का, जिसके टेस्ट फायर अब शुरू हो गए। दीपक, टेस्ट फायर शुरू हो गया, तो ये टेस्ट फायर मिसाइल दागी है। कैप्टन अभिमन्यु, क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि सबके निशाने पर आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी। क्या ये आपका प्रयोग चलता रहेगा और कितने नए बयान, कितने नए तरह के देखेंगे? क्या मोदी जी बदलेंगे या वो दंगों के लिए माफी मांगेंगे, जिसके लिए वो साफ इनकार कर चुके हैं? दीपक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने आज गुजरात के दंगों को लेकर के दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कष्ट हुआ है और एक सामान्य आदमी की तरह से और एक मुख्यमंत्री के नाते भी कि गाड़ी के नीचे अगर कोई पशु भी आ जाए तो किसी को भी दुख होता है, तो मुझे भी स्वाभाविक तौर पर दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। आज उन्होंने पूरे दंगों को लेकर के अपने दुख की अभिव्यक्ति की है। उस भावना को हम सबको समझना चाहिए। कल उन्होंने रमजान की लोगों को मुबारकबाद दी थी, उस भावना को हम सबको समझना चाहिए। वो सद्भावना के प्रतीक हैं और सद्भावना को लेकर के वो आगे आज देश की जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसके शब्दों में जाने के बजाय, उसको अलग प्रकार के तात्पर्य निकालने की बजाय, मूल भावना पर अगर आप ईमानदारी से चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के मर्म को आप समझ पाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप गुजरात के 2002 के दंगों के लिए माफी मांगेंगे?
गुजरात के 2000 दंगों में जिनके अंदर मैंने पहले ही कहा था कि उसके अंदर ना हिंदू मरा था ना मुसलमान मरा था, उसके अंदर जो भी मरा था वो इंसान था। और जहां पर भी इस प्रकार से हमारी सरकार के समय में हो या कहीं पर भी हुए हो, हमको स्वाभाविक तौर पर कष्ट होता है, दुख होता है, और वो दुख है। और हम इस बात के लिए हमें खुशी है कि 2002 के बाद 2013 आ गया है, आज तक गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या 2002 के दंगों के लिए माफी मांगेंगे? जो गुजरात हर त्योहार के ऊपर जलता था। कैप्टन अभिमन्यु, क्या 2002 के दंगों के लिए माफी मांगेंगे? तौर पर हमको कष्ट है, हमको दुख है, और कष्ट और दुख जो है वो बहुत बड़ा है, वो सामान्य नहीं है। नहीं कैप्टन अभिमन्यु, क्या आप माफी मांगेंगे या आप माफी मांगने से इनकार करते हैं? दीपक चौरसिया जी, हमने आपको जब बात कही है कि इस बात का कष्ट होना, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। है नरेंद्र मोदी जी ने आज उसकी अभिव्यक्ति बड़े स्पष्ट तौर पर की है, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। इस सवाल आपकी शब्दों के चयन का नहीं है। सवाल है कि जिन शब्दों के अंदर हमने स्पष्ट तौर पर आपको कहा है कि जिस दंगे के अंदर हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, वो निश्चित तौर पर हमें बहुत कष्ट का कारण है, दुख का कारण है। इसीलिए 11 साल से दुख पर माफी मांग लीजिए। हमारी कैप्टन अभिमन्यु, इस दुख पर माफी मांग लीजिए। इस दुख पर माफी मांग लीजिए। आपके सुझाव का धन्यवाद। मैंने आपको कहा कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जानते हैं लोगों का, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 साल तक वहां पर दंगे नहीं हो पाए। दीपक जी, मोदी जी का खौफ समझिए, माफी कैसे मांग लेंगे? बोलते रहेंगे नहीं करेंगे, ये कैसे मांग लेंगे? ये तो नमो नमो है, नतमस्तक हो रही है, कैसे मांग लेंगे? माफी मांगने की जरूरत है या नहीं कैप्टन अभिमन्यु? माफी मांगने की जरूरत है या नहीं? नहीं, हमने कोई भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो उन दंगों के समय में जो अच्छे से अच्छा कार्य एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। 48 घंटे के अंदर फौज को बुला करके उन दंगों को रोका, और उसके बाद 11 साल तक कोई दंगा नहीं हुआ। हमें गर्व है, इसमें माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। गुजरात दंगों पर बीजेपी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या मोदी ने अपनी बातों को साफ करके, अपनी बातों को, राय को रखकर, प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी आपको कहकर, उसी को धर्मनिरपेक्षता बताकर क्या अपना एजेंडा साफ कर दिया है? फैसला आपको करना है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।